नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने YouTube चैनल हरप्रीत कौर के ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जो मुझे लगातार सुनते चले आ रहे हैं वो जानते हैं आज दिन शुक्रवार क्या है कहानी हरप्रीत कौर के ज़ुबानी का अगला भाग। इससे पहले कि कहानी शुरू की जाए आप सभी को बताना चाहूँगी कहानी के बारे में। क्या एक जीवन साथी के चले जाने पर एक सास या ससुर के अकेला रह जाने पर क्या बहू का व्यवहार उनसे बदल जाना चाहिए, इसी पर आधारित है ये कहानी। चलिए, दिल को छू लेने वाली एक बेहद मार्मिक कहानी जिसका शीर्षक है मोटी रोटी। कह रहा हूँ एक बार तो संभाल ले आकर अपने बाप को, सिर्फ माँ मरी है तेरी, बाप अभी जिंदा है। देखना मेरा क्या हाल हो गया है, कुछ भी ढंग का नहीं मिलता। समीर जी अपनी बेटी ईशा को फ़ोन पर ही सुनाना शुरू कर दिया। ईशा की माँ को मरे हुए अभी 3 महीने ही हुए थे। तब वो करीब 15 दिन रुकी भी थी। मुंबई से दिल्ली रोज़ रोज़ आना मुमकिन भी नहीं। फ़ोन पर रोज़ 3 बार घर में बात कर ही लेती है, 2 बार पिताजी से और 1 बार अपनी भाभी श्रुति से। समीर जी दिन में 2 बार बात करते, उसमें 10 बार अपनी बहू श्रुति पर खींच निकालते। समीर जी दिन में इसी तरीके से बात करते। तेरी माँ थी तब भी रोटी यही बनाती थी, तब इसे अपनी सास का डर था, कितने पतले फुलके बनाती थी। अब देख इसे घास काटती है, मोटी रोटी बनाकर पटक देती है। हाँ भाई, कौन टोकने वाला है। अब 2 टाइम का दूध इसने मेरा 1 टाइम कर दिया। मैंने वो भी इसे तमीज़ से नहीं दिया जाता। पता नहीं क्या मिलाने लग गई है दूध में। मैं इसके जादू टोने में नहीं आने वाला, देख लूँगा सबको। रोज़ एक नई शिकायत सुनकर ईशा का भी दिमाग ख़राब होने लगा था। वैसे श्रुति उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। 20 वर्ष हो गए श्रुति को उसकी भाभी बने। दोनों हमेशा हमजोली की भांति रही हैं। वो जानती हैं श्रुति का स्वभाव कितनी मिलनसार और केयर करने वाली है। माँ की 10 वर्षों तक जो उसे सेवा की वो भी किसी से छुपी नहीं है। तब तो समीर जी भी उसके गुणगान गाते ना थकते थे, पर अब तो रोज़ रोज़ श्रुति के बारे में सुनकर वो भी उकता सी गई है। कहीं भाभी सच में तो नहीं बदल गई हैं। देख ले, तेरी भाभी को कितनी बार कहा पैरों में दर्द है, फिर भी रोज़ मुझे दूध लेने भेज देती है। अच्छा भला देने आता था दरवाजे तक, लेकिन महारानी ने उसे मना कर दिया। हाँ भाई, उसे 24 घंटे का नौकर जो मिल गया। बता रहा हूँ ना, मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है इस घर में। तू भी आकर मत संभाल। और हमारे लाड साहब को तो कोई परवाह है नहीं, उसका बाप सड़े या मरे। रात में 8 बजे आते हैं, 2 टुकड़े खाए और पसर जाते हैं। बाप के लिए उसके पास 2 घड़ी का भी वक्त नहीं है। अरे तो पापा, तो भाई तो पहले भी कहाँ बात कर पाता था, उसे नौकरी से वक्त ही कहाँ मिलता था। ईशा ने भाई का संदर्भ आते ही भाई का पक्ष लिया। मैं कुछ नहीं जानता, तू आ जा बस एक बार। आज फिर देख उसने कितनी मोटी रोटी बनाई। आज तेरी माँ जिंदा होती तो इसकी क्या मजाल थी, ऐसी मनमानी करती। समीर जी ने कहा। अब धीरे धीरे ईशा को भी लगने लगा कहीं श्रुति भाभी सच में बदल तो नहीं गई, कहीं उसकी भाभी लापरवाह तो नहीं हो गई। वो भी क्या करे, रोज़ एक ही बात सुनते सुनते उसे भी लगने लगा है कि अब श्रुति को समझाने की ज़रूरत है, पर फ़ोन पर कैसे। चलो, राखी तो आ ही रही है, वैसे भी माँ के जाने के बाद पहला त्यौहार है, क्यों ना दिल्ली एक चक्कर लगा लिया जाए। भाभी को भी डर रहेगा मेरे पापा अकेले नहीं हैं और उनकी मनमानी नहीं चलेगी। ईशा ने पुनः सोचा और फिर टिकट करा ली। चलो, तुम्हें बाप की सुध तो आई, अब देखना अपनी आंखों से मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। समीर जी बोल ही रहे थे कि कमरे में श्रुति आ गई और उनकी ज़ुबान चुप। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई, अब 10-15 दिन पहले नहीं जाने दूंगी आपको। जानती हैं कितनी अकेली हो गई थी इन दिनों में मैं। श्रुति को ऐसा मिलना ईशा को भला सा लगा। मुझे तो उसमें कोई बदलाव नहीं लग रहा, ईशा ने सोचा, पर हो सकता है ये सब ऊपर ही बातें हों। अगर इसने मेरे पापा के साथ कुछ गलत किया तो मैं इसे नहीं बख्शूंगी। ईशा मन में ठान चुकी थी। माँ के बिना घर भूतों का डेरा लग रहा था, एकदम खाली, जैसे सिर्फ वही रहती थी यहाँ। ईशा माँ के बाद पहली बार आई थी ना, माँ के बिना घर कैसा होता है उसे कहाँ पता था। पर श्रुति उसका एक्स्ट्रा ध्यान रख रही थी। श्रुति के आते ही पहले चाय और मठरी रख दी और उसके नहाने की व्यवस्था बना दी। अरे भाभी, आप परेशान ना हो, मैं मेहमान थोड़ी ही हूँ। श्रुति को आगे बढ़ कर करते देख ईशा ने भी एक बार बोल ही दिया। इतना सुनते ही श्रुति की आंखें झरझर बहने लगी,
पर वो ईशा से छुपाती हुई रसोई की तरफ निकल ली। ईशा को भी श्रुति की घुटन समझ आ रही थी। फटाफट कपड़े बदलकर ईशा भी रसोई में आ गई। उसे भी तो तहकीकात करनी थी। ईशा ने देखा श्रुति तो वहीं पहले जैसे फुलके बना रही है, एकदम पतले। शायद उसे देखकर बना रही हो, ईशा ने सोचा। बहू मेरा भी खाना परोस दे। जी पापा अभी परोस देती हूँ, बस फुलका सिक जाए। अरे भाभी इतने सारे सिके हुए हैं, एक परोस दो इनमें से। नहीं दीदी, पहले पापा 2 फुलके आराम से खा लेते थे और अब इन्होंने खुराक कम कर दी है। जिद करके डालूं तब गुस्सा करते हैं, फिर माहौल बिगड़ता है। आप रुकिए, थोड़ा मोटा सा सेक देती हूँ, खुराक तो पहुँचे थोड़ी पेट में। देखिए कितने कमज़ोर हो गए हैं। ईशा श्रुति का चेहरा ताकती रह गई। समीर जी आज भी रोटी पटकते हुए खा ली। ला बहू दे तेरी बाल्टी, दूध ले आऊँ। शाम होते ही समीर जी गुस्से में बोले। श्रुति ने बाल्टी दी और समीर जी के जाते ही शर्मा जी को फ़ोन कर दिया। चाचा जी पापा जी निकल गए हैं। अरे भाभी किसको फ़ोन कर रही हो? शर्मा अंकल को। पापा जी ने मम्मी जी के बाद कहीं निकलना बंद कर दिया था। दूध वाले का आना इसी चक्कर में बंद कर दिया। सोचा पापा जी ले आएंगे तो उनकी थोड़ी सैरी हो जाएगी। उनकी कॉलोनी वाले सभी दोस्तों को मैंने बोल दिया, वो सभी उनके साथ हो लेते हैं। क्या करूं दीदी, पापा जी सबसे दूर होते जा रहे थे। अभी आधा घंटा सब दोस्त साथ में रहेंगे। ये सब तो ईशा की सोच के परे था। वो सिर्फ श्रुति को निहार रही थी। ये क्या कर रही हो भाभी? अरे वो पापा जी आजकल बड़ी मुश्किल से एक ही बार दूध लेते हैं ना। पहले तो बादाम मुनक्का सब ले लेते थे, फिर अब इन्होंने सब बंद कर दिया है। फिर इन्हें कब्ज़ हो जाती है, इसलिए बादाम मुनक्का की पेस्ट बनाकर दूध में मिलाकर दे आती हूँ। कुछ तो पहुँचे इनके पेट में। ईशा को निरुत्तर होकर देखती रह गई। अब क्या बचा था? अपने पिता की, उनकी माँ का जैसे ध्यान रखने वाली उनकी बहू उनके पास थी। कोई शब्द ना थे श्रुति के पास। काश पापा भाभी को समझ पाते, ईशा मन में सोचने लगी। कह दे अपनी भाभी से इसे जाना हो तो जाए अपनी मम्मी के पास, रह आए 2-3 दिन। तब तक तू रहेगी ना यहाँ। कोई यही ठकुराइन नहीं है इस घर की, इसके बिना काम नहीं चलेगा क्या? जैसे सुन के श्रुति के नेत्र अविरल बहने लगे। उसने भी सोचा पापा जी शायद चिढ़ने लगे हैं, जा ही आती हूँ माँ पापा के पास। वैसे भी पूरा 1 साल हो गया। पहले मम्मी जी की तबीयत की वजह से नहीं जा पाई थी। भाभी पापा ठीक कह रहे हैं, आप अपनी पैकिंग कर लें, मैंने भाई को बोल दिया है, वो टिकट बनवा देंगे आप दोनों की। ईशा ने कहा। पापा आपको भाभी के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आप जानते हैं भाभी को कितनी ठेस पहुंची होगी। ईशा ने अपने पापा को समझाते हुए कहा। सब जानता हूँ बेटा, मुझे सब पता है। वो मोटी रोटी, वो मिलावटी दूध, मुझे नौकर बनाकर दूध लेने, कभी सब्ज़ी लेने भेजना, उसका मन कितना पवित्र है। किंतु तुझे भी तो बुलाना था ना, इसीलिए तुझे सुनाकर बुलाया, ताकि उसे भी कुछ दिन अपने माँ पिताजी के पास भेज सकूँ। पहले तो तेरी माँ थी, वो सब देख लेती थी, अब वो मेरे चक्कर में अपना सब कुछ खो देगी क्या? उसे भी तो अपने मायके जाना है। अपने मायके समय पर ना जाओ तो भाई भतीजे भी अस्तित्व भूल जाते हैं कि उनकी कोई बहन बुआ भी है। सबको इसके बिना रहने की आदत हो जाएगी, इसलिए बेटियों को पीहट जाते रहना चाहिए। उसे समझाता तो वो जाती नहीं, अब चली जाएगी। दिल दुखने की बात छोड़, वहाँ से जब आएगी तब उसका मन खिला होगा। बस यही महत्वपूर्ण है। अपने ससुर की सारी बातें श्रुति दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। यही थी प्यारी कहानी मोटी रोटी। कैसी लगी कहानी अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं मुझे। साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे लोग हैं जो लाइक कमेंट करते हैं, चैनल पे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरप्रीत कौर की ज़ुबानी, कविता, किस्से, कहानी। बहुत शुक्रिया।